हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक की से, जिसमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दिया हुआ है, जो 251 पेज नंबर से 267 पेज तक है। तो चलिए ब्रीडिंग पढ़ते हैं। बुक में सबसे पहले पेज में कुछ हिस्टोरिकल इनोवेशंस दी गई है, जो ब्रीडिंग में बहुत पॉपुलर रह चुकी है और जो पास्ट में हो चुका है। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछती है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल्स को माइक्रोग्राफिया नाम का एक बुक पब्लिश किया था, जिसमें डेड सेल्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था सेल्स के बारे में। 1677 में एंटोनियो वान लेeuwenhoek ने ऑब्जर्व किया स्पर्म ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग मैन का। और 1820 में सीएफ नासिस डिस्क्राइब सेक्स लिंक्ड पैटर्न इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन मैन। हीमोफीलिया एक डिजीज है जो कि क्रोमोजोम यानी कि क्रोमोजोम से लिंक्ड डिजीज है। उसके बाद 31 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियाई के बारे में बताया, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और एमजे स्लाइडन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। और उसके बाद ग्रेगर मेंडल साहब आए 1856 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पीस बे हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की, जिसके वजह दो लॉज दिए गए थे जो मेंडेलियन ब्रीडिंग जेनेटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जीजे ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स पे बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस पेपर पब्लिश किया था 1861 में। और सी डार्विन एयर वालेस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिए थे नेचुरल सिलेक्शन वाले। और 1871 में एफ मिस्टर साहब ने न्यूक्लिक एसिड्स को निकाला था न्यूक्लियन से। और ए स्लाइडर ने फर्स्ट अकाउंट ऑफ माइटोसिस बताया था। माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने सेल डिवीजन प्लांट्स में डिटेल में बताया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने लैम्ब्रस क्रोमोसोम को खोजा और उसके बाद माइटोसिस वर्ड कॉइन किया, उन्होंने ही ये वर्ड दिया। फिर स्ट्रॉसबर्गर 1884 में फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म न्यूक्लियाई इन एंजियोस्पर्म्स में बताया। आप लोग ने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या है। वैसे प्लांट्स जिनके सीड फ्रूट के अंदर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली। उसके बाद और भी है एक पेज, दो पेज में दिया हुआ। 1888 में ये स्ट्रॉसबर्गर है जिन्होंने रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर गेमेटोजेनेसिस। गाल्टन साहब आए जिन्होंने फाउंडेशन बताया, मतलब शुरू शुरू जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है बायोमेट्री का, नेचुरल इनहेरिटेंस नाम की बुक में उन्होंने ये सब बताया। रिम्पू आए 1890 में, जिन्होंने इंटरजेनेरिक क्रॉस करवाया था टी एस्टिवम में और राई में, जो ट्रिटिकल नाम से जाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर है। पहला ये ऐसा क्रॉस था जो इंटरजेनेरिक था, यानी दो अलग अलग जीनस के बीच में। पी बोवेरी आए जिन्होंने मेटाफेज क्रोमोसोम्स में इंटरफेज, मतलब उनकी क्रोमोसोम की इंटीग्रिटी के बारे में बताया। ह्यूगो डी ब्राइस कॉन्स और समार्क, इसको आप जैसे चाहे प्रोनाउंस करिए, मैं समार्क बोलती हूँ। उसके बाद रीडिस्कवर किया उन्होंने मेंडल पेपर को, उन्होंने दोबारा पढ़कर और उसको कंक्लूजन पे लाया। उसके बाद के पियर्सन आए जिन्होंने काई स्क्वायर टेस्ट बताया। ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन ये जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। टी.एच. मॉर्गन साहब आए जिन्होंने सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में बताया। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, ये इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और इसके क्रोमोसोम्स को यूज करके सेक्स लिंक को पढ़ा, लिंकेज को पढ़ा गया। और उसकी वजह से हम आज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से गर्ल चाइल्ड होगी और एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से बॉय चाइल्ड होगा। इसी तरह से और अलग अलग एनिमल्स में भी स्टडी की गई थी। और जो एक्सपेरिमेंट का जो हमारा चूहा था वो ड्रोसोफिला था। ड्रोसोफिला के ऊपर ये स्टडी की गई थी। उसके बाद 1925 में ईस्ट और मंगल्सडॉर्फ आए, जो फर्स्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन बताए थे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। एच जे म्यूलर आए, म्यूटेशन एक्सरे से इंड्यूस करवा के उसके अंदर म्यूटेशन करवाए। एवरी, मैकलेड और मैककार्टे, ये तीनों ने मिलकर डीएनए का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिप्लोडोकस निमोनिया पे इन्होंने स्टडी डीएनए को डिमोन्स्ट्रेट किया। 52 में हर्सी एंड चेज ये वाला पूछता है, हर्सी एंड चेज, क्योंकि इन्होंने बताया कि इकोलाई के अंदर T2 फेज में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वाटसन क्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 में इन्होंने बताया कि डबल हेलिकल मॉडल, यानी कि जो हमारा डीएनए है वो दो हेलिक्स में अरेंज होता है इस तरह से।
1958 में जैकब वॉलमन और क्रिक आए, इकोलाई लिंकेज ग्रुप उन्होंने बताया कि सर्कुलर होता है। उसके बाद जैकब मोनोड आए, जिन्होंने ऑपेरन कॉन्सेप्ट दिया। आप लोगों ने जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायो का, उसमें उस बुक में दिया हुआ था कोडोन्स के बारे में, जिसमें टोटल 64 कोडोन है, और उसी के ऊपर एक मॉडल तैयार किया गया था, उसको ऑपेरॉन मॉडल बोलते हैं, और ये जैकब मोनोड ने दिया। उसके बाद 1963 में मोनोड और ब्रेनर आए, जिन्होंने रेप्लिकन मॉडल दिया, और 1968 में वीस और रिकार्डसन आए, जिन्होंने डीएनए लिगेज को आइसोलेट किया। एफएचसी क्रिक आए, जिन्होंने वॉबल हाइपोथेसिस ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन आरएनए कोडोन और टीएनए एंटी कोडोन का कंसेप्ट दिया। और गिलबर्ट म्यूलर साहब आए, जिन्होंने लैक ऑपरेंट रिप्रेसर बताया कि रिप्रेसर जो है एक प्रोटीन है। उसके बाद खुराना साहब आए, ये इंडियन साइंटिस्ट है, 1967 में। इन्होंने सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस का जेनेटिक कोड को रिजॉल्व कर दिया, जो प्रॉब्लम थी। उसके बाद कुछ टर्म्स दिए गए हैं, किस टर्म किनके द्वारा दिए गए हैं। ए क्रोमोसोम रेडलहॉप, जंपिंग जीन मैक्लेक्टॉर, बैक्टीरियोफाज एफडी हेरल, बी क्रोमोसोम एलएफ रेडॉल्फ, क्रोमेटीन डब्ल्यू फ्लेमिंग, क्रोमोसोम वॉल्डेयर, कपलिंग फेज बेटसन एंड आरसी पन्नेट, इंजाइम कून, जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन, एलिमॉर्फ होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट एपिस्टेटिक जीन F1 एंड F2 डब्ल्यू बेटसन। साइड में ईयर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे ईयर बहुत कम जगह पे पूछी जाती है, पर चांसेस तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम वाले। तो यूकारियोट है। उसके बाद ये सारे टर्म ना बेटसन साहब ने दिए। जीन जीनोटाइप फिनोटाइप ये जॉनसन के द्वारा दिएगा। जेनेटिक कोड नेरनबर्ग, खुराना और हॉली ने मिलकर दिया। हेट्रोक्रोमेटिन ई हेज हिस्टोन एकोसेल लाइसोसोम डुवे। मियोसिस फार्मर, माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा, माइटोसिस फ्लेमिंग, म्यूटेशन ह्यूगो डे वराइज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ह्यूगो डे वराइज वाला। म्यूटन, ये एस बेंजर साहब ने दिया। न्यूक्लिक एसिड अल्टमैन ने, फिनोटाइप जॉनसन, पॉलीजीन्स के मार्थर, प्रोकार्योट ई चैटन, प्रोटीन जी मुल्डर। उसके बाद रिपल्सन फेज में डब्ल्यू बेटसन और आरसी पन्नेट, ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन ई फ्रीज, वायरस डब्ल्यू बेजी रिंग्स, ये वाला भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 1899 में। एक्स क्रोमोसोम विल्सन स्टीवेंस, वाई क्रोमोसोम विल्सन स्टीवेंस। उसके बाद सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान, ये मैंने पीछे भी बताया 1838 1839, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल हेलिकल मॉडर्न वाटसन क्रिक, ये भी पीछे बताया। इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन डार्विन वॉलेस, फर्स्ट जेनेटिक मैप इन ड्रोसोफिला स्ट्रूटेवेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन जे सिंगर और निकोलसन, हाइब्रिड डीएनए मॉडल ऑफ रिकॉम्बिनेशन व्हाइट हाउस और हॉलिडे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मोनेट लेमार्क, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ग्रेगर जॉन मेंडल। ये दोनों ही लॉज जो उन्होंने स्टडी की थी ग्रेगर जहान साहब ने, तो ये दोनों लॉ को उन्होंने बताया था कि ये दो लॉ फॉलो होते हैं जेनेटिक्स में। मॉडल फॉर प्रोकारियोटिक प्रोमोटर प्रिब्नोम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बिडल एंड टेटम। यहाँ पे इनका पूरा नाम GW बीडल है और EL टेटम है, पर बीडल एंड टेटम भी देता है ऑप्शन में। 1941 में आया था। वन जीन वन पॉलिप्टाइड हाइपोथेसिस VM इनाग्राम, ऑपरेंट मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन जैकब और मोनोड, प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1909। रेप्लिकन मॉडल जैकब और ब्रेनर, रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ जीएनए रेप्लिकेशन गिलबर्ट और ड्रेसलर, नेचुरल जीन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन M किमोरा, वॉबल हाइपोथेसिस FHC क्रिक, मल्टीफैक्टर हाइपोथेसिस निल्सन एहले, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी W सटन। सटन एंड बोवेरी भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। तो ये हमारा अब तक का जो हिस्ट्री था और टर्म्स था कि किसने क्या दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से। ये पार्ट ए है। इस पूरे चैप्टर में दो पार्ट में बांटा गया है, पहला जेनेटिक्स और दूसरा ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स में है कि ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम जीन कैसे ऑपरेट करता है और वो पेरेंट्स से अपने उनके ऑफस्प्रिंग तक कैसे हेरिडिटी करके वो ट्रांसमिट होता है, इसकी स्टडी करेंगे। तो सेल का आपको पता होगा कि हमारे बॉडी का और पूरे ऑर्गन सिस्टम का हर चीज का एक बेसिक यूनिट है जो है सेल। और सेल में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनल्स हैं, बुक में वहीं से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, इस फिगर में मैंने दिखाया है। और आसपास का ये जो लगे हुए हैं गोल गोल, ये राइबोसोम है। और जो छिद्र दिख रहे हैं आपको, वो न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियस के अंदर होल है तो न्यूक्लियर पोर पोर वो उसको कहा जाएगा।
और न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि उसके ऊपर का जो लेयर है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। अंदर के पार्ट को लेमिना बोला गया है। और इस तरह से ये बताया है। रॉबर्ट ब्राउन साहब साहब ने इसे डिस्कवर किया 1983 में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, और ये ब्रेन है एक तरह से। जैसे हमारे पूरे बॉडी को ये कंट्रोल करता है ना, हमारे पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, इन्वेलप, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। क्योंकि न्यूक्लियस, ये पूरा सेल नहीं है, ये पूरा न्यूक्लियस का मैंने डायग्राम दिखाया है। अगर आप पूरा सेल को देखेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर भी न्यूक्लियोलस है। तो ये जो डायग्राम है इसमें न्यूक्लियस दिखाया गया, और जो सबसे बीच में छोटू सा ब्लू रंग का दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होता है। उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक तरह की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये 3 कलर के होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है ना, वो कलरफुल रंग देता है। जैसे टोमेटो रेड है, या फिर जो भी कलर आप देख रहे हैं ना, अलग अलग रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से सिर्फ ग्रीन कलर आएगा। और ल्यूकोप्लास्ट डिस्कलर होता है, मतलब व्हाइट कलर में होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली स्टार्च और फैट स्टोर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, ग्रीन के अलावा सारे कलर। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, इससे फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ मैंने एक फिगर दिखाया है, इसमें क्लोरोप्लास्ट को दिखाया है मैंने, जिसमें क्रोमो ये लैमेला है पार्ट, जो स्टक करके यहाँ पे दिखाया है। पूरा एक के ऊपर एक तह लगा के जो है ना, वो उसका ग्रेना है। और जो ऊपर का इसका लेयर है उसको लेमेला बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहर का कवर। और उसके बाद जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा बोलेंगे। और ये जो गत्ता गत्ता लगाया है उसको तो हमने ग्रेनम बोल दिया, लेकिन वो जो एक साथ इकट्ठे उसको क्या बोलेंगे, वो थैलेकॉइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये क्लोरोप्लास्ट का था। और ये प्लास्टिड कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में, एनिमल सेल में नहीं होगा, यानी हमारे सेल में नहीं है। हमारे में कलर थोड़ी है, कलर है लेकिन वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। ये वाला ऑर्गेनेल हमारे में नहीं होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या था? ब्रेन था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर जनरेट कर रहा है। ये रॉड शेप में होता है। यहाँ पे इसका कट करके इसका पोर्शन दिखाया गया है। इसका 2 लेयर है, देख रहे हैं? एक ये बाहर वाला ब्राउन वाला लेयर, और एक ये हल्का कलर से जो दिखाया है। 2 लेयर है इसमें। और अंदर वाला लेयर ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। और ऊपर वाला जो लेयर है ना, वो सीधा सीधा है, बस उसको कवर किया है। ये मेन साइट है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डीएनए भी है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ये फॉलो करता है। इसके मेजर 3 पार्ट है, एक तो मेम्ब्रेन हो गया, आउटर और इनर। क्रिस्टी हो गया जो मैंने अभी जस्ट बताया, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है अंदर में। और मैट्रिक्स, जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना ब्लू कलर का, ये इसका मैट्रिक्स है। उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म दिया गया था पॉटर 1948 में। और ये एसोसिएटेड है प्रोटीन, लिपिड और ग्लाइकोजन से, यानी कि ये सारा चीज इसमें सिंथेसाइज होगा, बनाया जाएगा। और ये 2 तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, अगर राइबोसोम एब्सेंट होगा तो उसको हम स्मूथ बोलेंगे। क्योंकि राइबोसोम गोल गोल होता है, तो जहाँ पे बहुत सारा रहेगा तो वो रुखड़ा लगेगा ना छूने में, और नहीं रहता तो वो चिकना होगा। सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो रफ वाले में राइबोसोम रहेगा, स्मूथ वाले में नहीं रहेगा। और ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है, और इसमें एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ से ये कनेक्ट होके, और ये सेल का जो बॉर्डर है ना, वहां तक कनेक्ट हुआ। यानी कि कुछ भी चीज यहाँ से निकल के इस गलियों में घूम घाम के यहाँ से सेल में आ सकता है, या सेल के बाहर जा सकता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पूरा पैसेज दे रहा है पास होने के लिए। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है, मटेरियल है, यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे सिंथेसाइज होता है प्रोटीन, और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसिस का मेन वर्क कौन कर रहा है? रफ वाला। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्मूथ वाले में सिर्फ फैट और लिपिड स्टोर होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये जो बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे पता है तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि रफ राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, और रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट है। यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, पर स्मूथ वाले में सिर्फ फैट और लिपिड स्टोर होगा, और वही सिंथेसाइज होगा।
उसके बाद राइबोसोम है, ये स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स है जो मेन साइट पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आरएनए कंटेंट होता है। क्योंकि आपको पता होगा डीएनए जो है वो टूट के आरएनए बनता है, आरएनए टूट के प्रोटीन बनता है, और यही रिवर्स भी होता है। प्रोटीन से आरएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, और ये पूरा एक प्रोसेस है। जो डिटेल पढ़े होंगे बायो, उनको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम फर्स्ट दिया गया था डेवे के द्वारा। दवे दवे भी बोलते हैं कुछ लोग, 1955 में। ये सेलुलर पार्टिकल्स है। अच्छा, ये इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, यहाँ डेथ बैग ऑफ सेल लिखा हुआ है, तो इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा सेल डैमेज हो गया या कोई माइक्रोब आ गया, बाहरी पार्टिकल जो सेल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो ये क्या करता है ना, उसको अपने अंदर लेके और उसको जला देता है, मार देता है, या फिर ये फट जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है, सुसाइड कर लेता है। और इसका जो अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जहरीला जहर वाला, ये समझाने के लिए जहर वाला बोले हैं, बेसिकली वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, यानी कि सब कुछ को गला देने वाला वो एंजाइम। जब ये फट जाता है ना, तो बाहर आ जाता है, और वो बाहर आके सारे ऑर्गेनल्स को पचा देता है, क्योंकि उसमें पावर होता है ब्रेक करने का। तो सारा ऑर्गेनिक ब्रेक हो जाएंगे और टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और पूरा सेल का डेथ हो जाएगा। मोस्टली ये एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगला है, ये कैमिलो गोल्जी के द्वारा दिया गया 1822 में। ये नर्व सेल में उन्होंने खोजा था पहली बार, लेकिन ये सारे सेल में है। गोल्जी बॉडी अराइज होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। यहाँ देखिए, ये कनेक्टेड नहीं है, ये यहाँ से टूट गया अगर, तो ये क्या बन जाएगा? गोल्जी। ये एक तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसका कनेक्शन सब जगह से टूटा हुआ है, ये बस एक जगह जमा हो गया है। और इसका सिस फेज और ट्रांस फेज कहा जाता है। सिस फेज हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होगा, ट्रांस फेज उससे उल्टे दिशा में। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज हुआ है। इसका मेन फंक्शन है पैक करके रखना, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन और लिपिड को। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा था और ये बहुत ज्यादा बन गया, तो ये टूट के एक जगह जमा हो जाएगा, और इसको जहां जाना है तो ये जाके क्या करेगा, सेल वॉल से जाके जुड़ जाएगा और दूसरे सेल में भेज देगा या कुछ करेगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स लगभग काम ईआर के तरह ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स, ये भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और यहाँ पे मैंने ये वाला फिगर जानबूझ के दिखाया। आगे हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ये देखिए, ये सेंट्रोजोम है, और इन दोनों में से ये स्पिंडल फाइबर है, और ये सेंट्रोजोम कहाँ है, कहाँ पाया जा रहा है? ये सेंट्रियोल के अंदर है। ये देखिए, ये दोनों सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल जब सेल डिवाइड करता है ना, तो इसी में से स्पिंडल फाइबर निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद है सेल वॉल, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये हार्ड जो स्ट्रक्चर ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये सेल वॉल है। ये टर्जिडिटी देता है सेल को, बहुत रिजिड होता है, ये हार्ड होता है, पर सेल मेम्ब्रेन हार्ड नहीं होता है। तो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल वॉल के जस्ट अंदर में सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल है नहीं, तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। सेल वॉल लैकिंग इन एनिमल सेल, अभी जस्ट मैंने बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन होता है, जिसको लाइपोप्रोटीनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, पीएलपी मॉडल। जो बाद में जिन्होंने लेयर वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, उन्हें पता होगा, बाइलेयर मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर मैंने जो अभी मैं अभी जो बोल रही थी वो मैंने दिखाया है। ये रहा, ये क्या है, ये और ये दोनों मिलके दो लेयर हुआ ना, एक ऊपर एक नीचे, और इसी को फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। उसके बाद ये जगह जगह पे ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये मेम्ब्रेन है, सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई। ये एक सेल है ना, इसको ये इस छोटे से पार्ट को जूम करके दिखाया है। पूरे सेल ऐसे मेम्ब्रेन ऐसे ही अरेंज होता है। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है माइक्रो बॉडीज। मतलब ये भी सेल ऑर्गेनल्स ही है, लेकिन ये बहुत छोटे से हैं और इनका काम भी बहुत छोटा है। पेरोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स और ग्लाइक्सिसोम्स। ये क्या करता है, फैटी एसिड्स को तोड़ देता है पेरोक्साइड में, और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये फोटो रेस्पिरेशन करता है प्लांट्स में। एनिमल्स में क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, फैटी एसिड को तोड़ेगा, और फोटो रेस्पिरेशन करेगा प्लांट्स में, पेरोक्सिसोम। स्फेरोसोम्स करेगा सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को स्टोर करके रखेगा। ग्लाइकोजिज्म क्या करेगा, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं।
स्पेरोजोम्स 0.5 से 1 मीटर डायमीटर का होता है, एक मेम्ब्रेन से सराउंड। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल, ये 90% ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखिए, एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बड़ा वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस साइड में छोटू सा रहेगा। और मटेरियल कंटेंट इन वैक्यूल, जो सेल्स है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो प्लांट बना के रखा है, सब वैक्यूल में जमा करके रखता है। पेरोक्सिसोम अभी जस्ट मैंने बताया, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है मॉलिक्यूल्स को, स्पेशली फैटी एसिड्स को तोड़ता है। ये एक सेल का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। ऑब्वियसली सारे पिक्चर्स नेट से लिया गया है, गूगल से लिया गया है, तो आप भी देख सकते हैं सर्च करके, ऐसा कुछ नहीं है। राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल ये चिपका हुआ है जिसकी वजह से ये रफ है। और स्मूथ वाला इसमें नहीं दिखा है, हाँ यहाँ पे है। ये स्मूथ है, इसके ऊपर चिपका हुआ नहीं है। स्काई ब्लू कलर से दिखाया है। पेरोक्सिसोम ये ग्रीन वाला। लाइसोसोम ये सुसाइडल बैग। वैक्यूल छोटा सा, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें न्यूक्लियस बड़ा होगा और वैक्यूल छोटा होगा। अगर प्लांट सेल रहता तो न्यूक्लियस छोटा होता, वैक्यूल बड़ा रहता। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी वेसिकल, जो लंबा लंबा है ना वो अपैरेटस है, लेकिन वही टूट के जो छोटा वाला है ना उसको वेसिकल बोल देंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कुछ कुछ रहते हैं जो बाद में कुछ कुछ भी कहीं पे भी टूटा फूटा तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं ये। और क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन बाद में क्रोमोसोम बनाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और ये छोटा वाला न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का भी एक केंद्र है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद है क्रोमोसोम, ये स्ट्रासबर्गर साहब ने 1875 में दिया था। और ये टर्म उन्होंने खोजा था और टर्म दिया वाल्डेयर साहब ने 1888 में। क्रोमोसोम जो है कंपोज्ड होता है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और डीएनए मेजर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये सेल जब डिवाइड करने लगता है तब हमें दिखाई देता है। तो ये रहा क्रोमोसोम और उसका बेसिक। जब हम उसको अलग करेंगे, ऐसे और अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे, तब लास्टली हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा और यही डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। क्रोमोसोम को जब हम ये वाला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें शॉर्ट आर्म होता है, लॉन्ग आर्म होता है और बीच में सेंट्रोमेयर होती है, क्रोमेटिड होती है, और जो सबसे एंड का टेल होता है ना दोनों साइड, उसको टेलोमेयर बोलते हैं। अब है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में फर्स्ट है माइटोसिस, जो कि ग्रीक वर्ड माइटो से आया था जिसका मीनिंग है थ्रेड। और ये सेल डिवीजन में जब भी हम देखते हैं तो इसमें एक सेल से दो डाउटर सेल्स फॉर्म करते हैं और हर के पास एक अपना न्यूक्लियस होता है, अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट सेल से, जिसको माइटोसिस बोलते हैं। और ये पहली बार कॉइन किया गया था वॉल्टर फ्लेमिंग 1882 में। यह अकर होता है सोमैटिक सेल में, इसीलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। और इसी में थर्ड पॉइंट है सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ये कभी भी माइटोटिक डिवीजन में नहीं होता है। सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन माइटोटिक डिवीजन में नहीं होगा। अलग अलग फेजेस में सबसे पहला फेज है प्रोफेज, जो प्लीनियम स्टेज है, जो कि पहला स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम विजिबल तो होते हैं और थिकर होते जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल कब होते हैं, डिवीजन के टाइम में। तो ये वही फेज है। प्रोफेज में क्या होगा, सॉर्ट सॉर्ट होना शुरू होगा और थिकर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, दोनों धीरे धीरे गायब होना शुरू होंगे। ये स्टेजेस है यहाँ पे इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज। इंटरफेज में दोनों क्रोमोसोम अरेंज होना शुरू हुए। उसके बाद ये थिकर हुए, स्पिंडल फाइबर आया मेटाफेज में, फोर में एनाफेज आया, और उसके बाद दो डाउटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मेटाफेज में ये मिडिल स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल टोरियल प्लेट पे और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। इक्विट प्लेट किसको बोलते हैं, ये जो सेल है इसमें बीचों बीच में एक प्लेट, स्पिंडल फाइबर दोनों सेंट्रियोल से निकलता है और क्रोमोसोम को ऐसे करके बीचों बीच में स्टेज पे ला देता है। और वो जो प्लेट है उसी को इक्वेटोरियल प्लेट बोल रहा है। अनाफेज में इस स्टेज में क्रोमेटिड जो है टुवर्ड्स जाते हैं सेंट्रोमियर के, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं। मतलब अभी तक तो प्लेट पे अरेंज था, अब उसके बाद से वो आगे बढ़ना शुरू होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक एक करके। और टेलोफेज में फाइनली क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएगा। और इंटरफेज जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होगा। इसमें तीन सब्सटेंस है, जी फेज, एस फेज और जी1 फेज।
मियोसिस, उसके बाद मियोसिस है। माइटोसिस में 2 सेल ही फॉर्म करते हैं, पर मियोसिस में 4 सेल्स बनेंगे। इसमें 2 स्टेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर है। और जो मियोसिस 1 है उसमें सीधे आधा हो जाता है क्रोमोसोम, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। ग्रीक वर्ड मियोम से आया था, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कि कम होना। सेल डिवीजन में एक सोमैटिक सेल होता है जिसमें 2n है और 2 सेट्स क्रोमोसोम होते हैं, और फाइनली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं एक सेट क्रोमोसोम के, तो उसको मियोसिस बोलेंगे। माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, यह भी जस्ट मैंने बताया। नेम मियोसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय जेबी फार्मर 1905 में। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो है मियोसिस डिवीजन में होता है। उसके बाद है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अभी हम लोगों ने बताया कि कि मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, तो ये मियोसिस 1 का फेज है जिसमें प्रोफेज, और इसमें अलग अलग 4 फेजेस को डिवाइड किया गया है प्रोफेज को। पहला लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम जो मूवमेंट स्टार्ट करता है और वो थ्रेड लाइक दिखने लगता है और धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। जाइगोटीन में पेयरिंग होना शुरू होता है, जो होमोलोगस है, जो एक तरह के दिख रहे हैं, सिस्टर क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, वो एक जगह पेयर होना शुरू हो जाएंगे। और पैकिटीन में लॉन्गिस्ट सब फेज है, मतलब यहाँ पे थोड़े देर के लिए ऐसा होता है कि वो ठहराव जैसा आता है। पेयर्ड क्रोमोसोम धीरे धीरे कॉइल होना शुरू होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ये हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा पैकेटिन में होगा। उसके बाद डिप्लोटीन में अनकॉइल होने लगेगा क्रोमोसोम और अलग अलग हो जाएगा। अभी पेयरिंग हुआ था ना, अभी जस्ट अलग होगा और सिनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा और काइज्मा फॉर्मेशन होगा। काइज्मा वो जगह है जहाँ पे दोनों पेयर करते हैं, उस जगह को काइजमाटा जंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद मेटाफेज 1। अभी प्रोफेज 1 में ये 4 स्टेज थे, अब मेटाफेज है। वो स्टेज खत्म होने के बाद मेटाफेज स्टार्ट होगा, जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। क्रोमोसोम जो है इक्वेटर की तरफ जाएगा और सेंट्रोमेयर से होते हुए। उसके बाद है ना फेज 1 में टेट्राड, 2 डायड्स बनेंगे, टेट्राड सेपरेट करके। और क्रोमेटिड एज्यूम करेगा भी के शेप में, क्योंकि वहां पे जो सेंट्रोमेयर है वो पुल करता है, तो इस तरह से वो अरेंज हो जाता है वी के शेप में। तो वही है, और इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को डिसजंक्शन बोलते हैं। अभी जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था, काइज्मा फॉर्म किया था, अब अलग होना शुरू होगा तो उसको डिसजंक्शन बोलेंगे। लास्टली टेलोफेज, ये सबसे लास्ट फेज है मियोसिस 1 का, जिसमें डाइप्लॉइड साइटोकाइनेसिस होगा। मदर सेल से 2 हाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे, 2, क्योंकि वो जो एनाफेज की तरफ स्पिंडल फाइबर गया था वो खिंच जाएगा और बीच में जो जंक्शन था वहां से ब्रेक होना शुरू करेगा और 2 सेल में फॉर्म करेगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन के सिमिलर है, जिसमें हैप्लॉइड सेल्स टर्न हो जाते हैं 2 हैप्लॉइड सेल्स में। मतलब कि पहले से 2 था और 2, हर एक सेल 2 और बनाएंगे, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे। उसके बाद डिवीजन कंप्लीट होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो कि सिमिलर होगा माइटोटिक डिवीजन के, इसलिए इसको दोबारा नहीं बताया। और ये फिगर है। अभी न्यूक्लियोलस क्या हुआ था इंटरफेज में, ये दोनों अरेंज होना शुरू हुआ था, उसके बाद सिनॉप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन, ये देखिए बीचों बीच में जो आ गए क्रोमोसोम्स, उसके बाद वहां से स्पिंडल निकल के अरेंज हुए, और वो उसके बाद अंदर होना शुरू हुए, और सिस्टर क्रोमेटिड्स वहां से अरेंज होकर यहाँ से ब्रेक ब्रेक होना शुरू हुए, और ये ब्रेक होकर 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मियोसिस 2 है। यहाँ साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है काइनिक, काइन का मतलब होता है ब्रेकेज, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, 2 सेल्स बन गए। अब साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद प्रोफेज होगा, जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स जो दोनों बने थे ना, उन दोनों से फिर 2 2 और बनेंगे। और उसमें माइटोसिस में जैसे हुआ था, ये एक एक क्रोमोसोम अलग अलग होकर और इस तरह से एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप, पहले मैंने क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बताया, उसमें जो लास्ट का जो पूछ था उसको मैंने बताया था ना, नाम बताया था। उस उसी उसी एंड से दोनों में ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे दिखाया है थोड़ा सा। उसी क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो सिमिलर है, एक एक ब्लू वाला पार्ट और एक ग्रीन वाला पार्ट, दोनों एक साथ आ जाएगा, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन।
इसमें ग्रीन ग्रीन है, इसमें ब्लू है, इस तरह से अरेंज हो जाएगा। देखिए दोनों सेल्स में एक में ब्लू है, एक ग्रीन है, फिर एक में ग्रीन और ब्लू है। मतलब जो होमोलोगस थे और जो बराबर के एक जैसे थे, वो एक साथ आके क्रॉसिंग ओवर किए और उसके बाद दोनों अलग अलग सेल्स बन गए। ये मियोसिस वन था। और मियोसिस टू में तो माइटोसिस हुआ है और टोटली 4 डाउटर सेल्स बन गए। उसके बाद है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है, ये गार्डन पी पाइजम सटाइवम पे वर्क किए थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मेंडल वर्क जो गार्डन पी पब्लिश हुआ था, उनका प्रोसीडिंग नेशनल सोसाइटी ऑफ ब्रून ऑस्ट्रिया। ये फर्स्ट जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, उसमें भी ये दिया हुआ था। उनका ये छपा था। उन्होंने जो गार्डन पी में जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके एक उनका छपा था, पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग। उसके बाद वो हनी बी पे भी काम किए थे और अदर फील्ड क्रॉप्स पर भी। पर उनका ज्यादा पॉपुलर यही वाला हुआ था। वो जुलाई 22 1822 में उनका वो बॉर्न हुए थे और डाई कर गए 6 जनवरी 1884 में। उन रीडिस्कवरी जो हुआ मेंडल वर्क का, ह्यूगो डिवराइज इरिस कोरेंस और इरिस शेमार्क 1900 में। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ओरिजिनेट किए 2 इम्पोर्टेंट लॉ। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो है एलील सेग्रीगेट करेंगे ईच अदर और फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इसका इसका मतलब सीधे समझते हैं, लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है। सेग्रीगेशन वाले में होता है ना कि एलील सेग्रीगेट कर गए, और फॉर्मेशन कुछ तो वो फॉर्मेट करेंगे, मतलब वो सेग्रीगेट किए और फॉर्म किए, और 2 अलग अलग गेमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ एग्जांपल दिया है बुक में। पेरेंट्स कौन कौन है? रेड फ्लावर जिसका कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर का स्मॉल आर, और ये दोनों क्रॉस करके कैपिटल आर और स्मॉल आर बनाए। तो एक एक इसका आया और एक इसका आया, दोनों सेग्रीगेट हुए ना। दोनों कैपिटल आर अलग अलग एक 2 गैमेट्स बनाए, कैपिटल आर कैपिटल आर। और ये 2 गैमेट्स बनाए व्हाइट फ्लावर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब दोनों का क्रॉसिंग हुआ और फिर दोनों का सेग्रीगेट करके दोनों का गुण आया इसमें। और लास्टली जब हम इसको और एक बार क्रॉस कराएंगे, ये जो बना इसको आपस में क्रॉस कराएंगे, तो हमको पता चलेगा कि इसमें पेरेंट का जीन है। और ये बाद में हमको नजर आने लगेगा, क्योंकि स्मॉल आर वापस व्हाइट फ्लावर के जैसा मिल गया हमको, और कैपिटल आर रेड फ्लावर के जैसा हमको मिल गया। इसका मतलब उसके अंदर था जो हमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में वो सेग्रीगेट करके बनाया। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें 2 पेयर ऑफ जीन रहेंगे F1 के कॉम्बिनेशन में, और दोनों अपना अपना डोमिनेंट इफेक्ट दिखाएंगे। और ये गेमेट्स जो है रेंडमली और क्वाइट फ्रीली, मतलब ये फ्री होकर अपना गुण दिखाएंगे। जैसे इसमें कैपिटल वाई और आर लिया गया, 2 गुण लिया गया, येलो और राउंड, और ग्रीन और रिंकल्ड लिया गया, और उसके बाद ये फॉर्म हुआ येलो राउंड। लेकिन इसके अंदर स्मॉल वाई और स्मॉल आर के भी जीन हैं, और जिसको वापस से क्रॉस कराने के बाद इतना सारा रेशियो मिला, जिसको 9:3:3:1, और इसमें रेशियो मिला था 3:1। क्योंकि जिसमें जिसमें कैपिटल आर है, वो क्या रहेगा? वो हमेशा अपना डोमिनेंसी दिखाएगा और वो रेड कलर का रहेगा। लेकिन जिसमें स्मॉल कैपिटल आर नहीं है, जैसे ये स्मॉल आर वाला, वो उसमें तो आर है ही नहीं, तो वो अपना दिखाएगा नहीं, तो ये व्हाइट कलर का होगा। तो इसलिए रेड इज टू व्हाइट, यानी फिनोटाइपिक। जब भी हम गुण का बात करते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं, और जब हम उसके जीन का बात करते हैं तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो फिनोटाइप हुआ यहाँ पे 3:1, और यहाँ पे था 9:3:3:1। ये इसका इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। इसमें भी जो जिसमें जिसमें कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आर है, वो अपना गुण दिखाएगा येलो और राउंड का। तो ये दोनों लॉ समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है पेयर ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये वही कैरेक्टर हैं जो किन्होंने दिया, मेंडल साहब ने, जब फील्ड पी पे कर रहे थे। लेंथ उन्होंने लिया टॉल और ड्वार्फ, कैपिटल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया था। पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल, टर्मिनल, ये पूछ देता है क्वेश्चन में, ये पूरा याद होना चाहिए ये चार्ट। पॉड से फुल कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, कोटिलेडन येलो ग्रीन, सीड कोट कलर ग्रे व्हाइट, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड। उसके बाद है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, वो किस में होता है? क्रोमोसोम के अंदर। हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है,
और डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है और मॉडल होता है, ये रेप्लिकेशन और मॉडल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। एपिस्टेसिस, जिसको जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, ये क्या है? ये एक तरह का वन जीन है जिसमें डिपेंड करता है, अगर आपके पास जो जीन प्रेजेंट है और उसके वजह से क्या असर होगा एलील्स पे, या फिर दोनों के इंटरेक्शन से जो असर होगा, उसको इपिस्टेसिस बोलते हैं, यानी कि जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। ये कई तरह के होते हैं। पहला है डोमिनेंस इपिस्टेसिस, ये रेशियो याद करना होगा, 12:3:1। ये सारे का रेशियो पूछता है। रिसेसिव इपिस्टेसिस, डुप्लीकेट, डोमिनेंट, इनहिबिटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, पॉलीमेरिक। और यहाँ पे कुछ और रेशियोज दिए गए हैं। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोक्रॉस हाइब्रिड 3:1, डाइक्रॉस हाइब्रिड, ट्राइक्रॉस हाइब्रिड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। उसमें से डीएनए को रिमूव करने के बाद जो ये दोनों पोर्शन बचे, ये न्यूक्लियोसाइड है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी, यानी एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ATGC। ठीक है, ये कोडिंग है डीएनए की। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए ATGC। उसके बाद है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोप्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी वो लेवल होता है ना कि जिस लेवल पे उनका जीन या क्रोमोसोम अरेंज होता है, जैसे कि हेट्रोप्लॉइड यानी कि 2n स्टेज पे है। एनियोप्लॉइड, एनियोप्लॉइड क्या है, एनियोप्लॉइड में वन और फ्यू क्रोमोसोम आर मिसिंग, मतलब उसमें एक या उससे कम मिस हो गए, मतलब गायब हो गए, तो उसको 2n प्लस माइनस फ्यू रखेंगे तो एनियोप्लॉइड हुआ। अब इसी में अलग अलग टाइप्स भी है। पहला है हाइपोप्लॉइड। हाइपोप्लॉइड में ना 2n से कम होगा, इसमें माइनस वाला सिंबल है। फॉर्मूला याद करना आसान है, ये आप इस समझ जाएंगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। मोनोजोनिक में वन क्रोमोसोम, मोनो का मतलब वन, तो 2n-1 रहेगा। डबल डबल मोनोजोनिक में दो बार, डबल मोनोजोनिक का ही दो बार, यानी कि -1 -1 दो बार रहेगा, यानी कि -2। 2n-2 भी कह सकते हैं इसको। ये समझने के लिए -1 अच्छा है, दिया हुआ है, मतलब कि दो बार मोनोजोमिक। और नलीजोमिक, जिसमें पूरा तरह से एक पेयर ही गायब हो गया, पूरा का पूरा पेयर ही गायब, और एक पेयर में दो क्रोमोसोम होता है, इसीलिए 2n-2। इसको अलग अलग लिखना ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें वर्ड आया है डबल मोनोजोमिक, यानी दो बार 1 1 करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार में एक पेयर ही गायब हो जाए, पेयर में भी तो दो क्रोमोसोम है। डबल मोनोजोमिक में ऐसा कहना चाह रहा है कि एक अलग क्रोमोसोम का एक गायब हो गया, इसका एक गायब हो गया, तो -1 -1 दो बार हुआ। पर इसमें नलीजोमिक में पूरा का पूरा एक पेयर गायब हो गया, तो 2n-2। उसके बाद है हाइपरप्लॉइड। हाइपरप्लॉइड में हमेशा ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। एनुओप्लॉइड में क्या था, घट जा रहा था। सॉरी, हाइपोप्लॉइड में क्या था, घट जा रहा था। पर हाइपर में बढ़ जाएगा, इसीलिए इसमें हमेशा प्लस वाला सिंबल आएगा। ट्राइजोनिक का मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब दो तो पहले से रहता है ना, एक और आ गया, तो 2n+1। डबल ट्राइजोमिक यानी +1+1 दो बार। टेट्राजोमिक मतलब कि पूरा का पूरा एक पेयर, एक पेयर में दो होता है ना, दो पेयर। टेट्रा मतलब चार होता है, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम पेयर अलग से आ गया, तो 2n+2। डबल टेट्राजोमिक यानी कि +2+2 दो बार। उसके बाद है यूप्लॉइड। अभी एनुओप्लॉइड में क्या था, या तो घट रहा था या तो बढ़ रहा था, जिसमें दो था, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। अब उसी में पार्ट बी है जिसमें यूप्लॉइड है। यूप्लॉइड का मतलब हम उसका क्या है, कॉम उसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे, मतलब जो सच में है। यू का मतलब होता है ट्रू, जैसे यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक पढ़े थे ना, वैसे ही। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब हुआ उसका एक आधा। 2n से हम डिनोट करते हैं पूरा क्रोमोसोम के नंबर को, और अगर n है यानी कि वो हैप्लॉइड है। यूहैप्लॉइड का मतलब, यूहैप्लॉइड का मतलब उसमें दो टाइप्स हैं, मोनोहैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। मोनोहैप्लॉइड में एक जैसा ही रहेगा,
मतलब एन या एक्स से डिनोट करते हैं। और पॉलीप्लॉइड में ना एक से ज्यादा रहेगा, जिसमें एन यू हैप्लॉइड में क्या रहेगा, एन यू हैप्लॉइड, इसमें एक बढ़ जाएगा, सिर्फ एक। मतलब 2n का बात नहीं कर रहे हम लोग, हैप्लॉइड का बात कर रहे हैं। हैप्लॉइड n को बोला जाता है, सीधे आधा, 2n का आधा n। और उसी हैप्लॉइड में सिर्फ एक बढ़ाना है, तो उसको बोलेंगे एन यू हैप्लॉइड। ठीक है। उसके बाद है डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड अभी इतने देर से जो मैं 2n बोल रही हूँ वही डाइप्लॉइड है, दो कॉपी, जीनोम का दो कॉपी 2n, उसको 2x भी लिखते हैं। अब पॉलीप्लॉइड है। पॉलीप्लॉइड ही नहीं बोलते हैं कि सिट्रस पॉलीप्लॉइड है हॉर्टिकल्चर में, और फिर और अलग अलग क्रॉप्स क्या पॉलीप्लॉइडी लेवल है, तो उस लेवल का क्या मतलब हुआ, मोर देन दो कॉपी यूजुअली। जैसे एक से ज्यादा कॉपी होगा सिंगल जीनोम का, जैसे वीट क्या है, हेक्साप्लॉइडी है, उसमें 6 पेयर, 6 बार वो है, 6x है वो। तो उसी तरह से पॉलीप्लॉइड में ना दो से ज्यादा, कितना भी ज्यादा हो सकता है, वो सब कैसे होंगे, पॉलीप्लॉइड। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड। अभी पीछे मैंने न्यूक्लियोसाइड बताया था, डीऑक्सी सुगर और उसका जो बेस पेयर, वो दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब टाइड किसको बोलेंगे, इसमें भी दो चीज है, इसमें डीऑक्सी राइबोस सुगर है, नाइट्रोजन बेस है, प्लस में फॉस्फोट फॉस्फेट को भी ऐड करेंगे, और आरएनए को हटा देंगे, तो बचा हुआ जो पार्ट हुआ उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। पीछे मैंने कंस्टिट्यूशन बताया था डीएनए का, जिसमें अडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ था और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड में। पर क्या होगा आरएनए में, आरएनए और डीएनए में बस एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे टी के जगह पे यू आ जाएगा, यू को यूरासिल बोलते हैं। यही एक ऐसा चीज है जो अलग है किससे, डीएनए से। उसके बाद है प्यूरिन। प्यूरिन में दो चीज है, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन में दो चीज है, साइटोसिन थाइमिन और यूरासिल भी, ये तीनों पिरिमिडिन है। और मैंने ऐसे कोड बनाया था, ATCG, ये कोडिंग था डीएनए का। ATUG, ये कोडिंग था किसका, आरएनए का। और पिरिमिडिन है कट, CUT, तो कट में हो गया साइटोसिल थाइमिन और यूरासिल, ये तीनों क्या है, पिरिमिडिन है। और प्यूरिन है एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन है। मतलब दो तरह की ये जो कोडिंग है, ये किस लिए दिया गया है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो बेस है, ये जो अरेंज होते हैं, उन सब को दो कैटेगरी में बांटा गया, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है सबका अलग अलग, ये केमिकल से जो प्रेजेंट है उसमें। तो ठीक है, प्यूरिन्स की कैटेगरी में एजी को रखा गया और पिरिमिडिन्स में सीयूटी को। कोडोन, अब कोडोन क्या है, कोडोन उस सीक्वेंस को बोला गया है जो mRNA को कोड करते हैं। मतलब हर एक आरएनए यही वाला प्रोटीन बनाएगा, अपना अपना सब फिक्स कर लिया है कि हम ये वाला प्रोटीन बनाएंगे, हम ये वाला, सब बांट लिया है। तो कोडोन वही एक सीक्वेंस है जिसके मदद से हम पता कर सकते हैं कि वो आरएनए किस अमीनो एसिड को बनाएगा। अब है उसी का एक उल्टा भी होता है, एंटी कोडोन। वो क्या करेगा ना, टीआरएनए में जाके अटैच हो जाएगा। जब आप वो पढ़े होंगे ना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें ये चीज बताया गया है। कोडोन्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। पर एंटी कोडोन प्रोटीन को प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये उल्टा चलेगा, कोडोन का जस्ट उल्टा। इसमें प्रोटीन बन रहा था, मतलब आरएनए टूट रहा था, और उसमें प्रोटीन जुड़ के आरएनए बनेगा, और आरएनए से फिर डीएनए बनेगा। ये एंटीकोडोन जस्ट उल्टा काम है। बेटसन और पन्नेट ने मिलकर जर्नल ऑफ जेनेटिक्स लिखा था। अब यहाँ से सेक्शन बी शुरू हुआ, जेनेटिक्स यहाँ पे खत्म। अब है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा साइंस है जिसमें चेंजिंग जेनेटिक मेकअप, मतलब हम पूरा पूरा का पूरा प्लांट का मेकअप ही हम चेंज कर देते हैं। वो पहले से जैसा था वैसा छोड़ेंगे नहीं, उसको उसको ब्रीडिंग करवा के उसका क्रोमोसोम में कुछ बदलाव ला देंगे, उसके फीचर्स में, कैरेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजी में कुछ ना कुछ बदलाव ला देंगे, जेनेटिकली उसमें चेंज ला देंगे। ब्रीडिंग में बेसिकली हम यही तो करते हैं। तो एक्स को डिनोट किया जाता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जिसको मोनोप्लॉइड नंबर भी बोलते हैं, जीनोमिक नंबर भी बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर भी बोलते हैं, और जेनेटिक नंबर भी बोलते हैं। और इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ट्रिटिका मेस्टिकम वीट, जिसको 2n = 6x, हेक्साप्लॉइड जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली 42, और n इसका जस्ट आधा, 2n का जस्ट आधा है, 2n का मतलब डाइप्लॉइड, और n हुआ हैप्लॉइड।
तो 2n का जस्ट आधा हुआ 21, 42/2। लेकिन जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 6x इक्वल टू 42 है, तो x को यहीं पे छोड़ के इधर 6 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि x का वैल्यू 7 है। और x क्या था? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वीट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो क्या आंसर होगा? 2। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि वीट का हैप्लॉइड हैप्लॉइड गिमेट्स कितने हैं, तो क्या क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो क्या होगा आंसर? 21। अगर n का वैल्यू पूछे तो 21 और x का पूछे तो 7। उसके बाद है प्लॉइडी लेवल इन सीड्स। एम्ब्रियो एम्ब्रियो हमेशा 2n होता है। इंडोस्पर्म, कोकोनट का जो फ्लूइड है, जो पानी है अंदर भरा हुआ, उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। उसमें 3n टाइम्स है, मतलब वो 3 गुना है। डाइप्लॉइड नहीं है, वो ट्राइप्लॉइड है। और हमेशा ही ऐसा ही होता है। इंडोस्पर्म कहीं भी हो, किसी भी फ्रूट में हो, किसी भी सीरियल्स में हो, जब वो फ्रूट बन रहा है उसके अंदर अगर इंडोस्पर्म है तो वो उसका 3n होता है। और इम्ब्रियो का 2n होता है, टेस्टा का 2n होता है। एल्यूरोन लेयर, जो आपने मेज में देखा होगा, एल्यूरोन लेयर होता है, उस लेयर का 2n होता है। ये प्लॉइडी लेवल से ये याद रखना होगा। ट्राइप्लॉइड जो हमेशा सीडलेस फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको सीड उसमें नहीं चाहिए तो आप क्रॉसिंग करके उसको ट्राइप्लॉइड में कन्वर्ट कर लो। जैसे बनाना, शुगर केन, एप्पल, ये सब का टाइप सीडलेस फ्रूट बनाया जा रहा है आजकल, जिसमें सीड होता ही नहीं है। तो वो बेसिकली वो होते क्या है? वो ट्राइप्लॉइड होते हैं। आर्टिफिशियल एलोप्लॉइड्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे बनाए गए हाइब्रिड्स जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। जैसे ट्रिटिकल, पीछे मैंने बताया था, वही वीट क्रॉस राई, दोनों का जीन अलग है लेकिन हम दोनों को क्रॉस करवा लिए, ट्रिटिकल बन गया। रेफेनो ब्रासिका, रेफेनस होता है किसका? रेडिस का। और ब्रासिका है क्या? मस्टर्ड। इन दोनों का क्रॉस बना के रेफेनो ब्रासिका बना दिया गया। फिर एलोपॉलीप्लॉइड, एलोपॉलीप्लॉइड का मतलब उसमें सिमिलर, उसके पेरेंट्स जो है ना वो दोनों सेम जिनरा के थे, सेम पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे थे। एलोपॉलीप्लॉइड्स, वीट, कॉटन, टोबैको, ओट। और उसके बाद है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब हुआ, हम के अपने दोस्त के घर गए, वहां पे हमको कोई प्लांट पसंद आया, हम उसको देखे, हम उसको लेकर आए। लेके आए यानी क्या किए? इंट्रोड्यूस किए अपने घर में। इंट्रोडक्शन, उसी में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। अगर हम उसको बिना मॉडिफाई किए प्लांट कर दिए, वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। पर अगर हम उसमें थोड़ा बदलाव कर दिए, उसका एक जनरेशन क्रॉस वॉस करवा के उसको तब लगाए अपने घर में, तो वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद वहीं पे वो लगा के हम लगा लिए अपने घर में और उसका अब डेली देखभाल कर रहे, तो वो डोमेस्टिकेट हो गया। लेकिन प्लांट अभी रह नहीं पा रहा उस इन्वायरमेंट में। उसके यहाँ, दोस्त के यहाँ अलग इन्वायरमेंट में था, यहाँ आने के बाद उसका अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करेगा। एक्लेमेटाइजेशन क्या हुआ? वो जब प्लांट अपना हैबिचुएटेड करेगा खुद को वहां रहने के लिए, वो होगा एक्लेमेटाइजेशन। तो यही था, ये 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग में, इसलिए मैंने बता दिया। इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन और एक्लेमेटाइजेशन। उसके बाद है वेविलो। वेविलो टर्म दिए थे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। मैंने बताया था उसमें, जब हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे तो ओरिजिन्स उसमें सारे फ्रूट का दे दिया था। लेकिन बेसिक जो मेजर है ओरिजिन कितने हैं? टोटल 8 ओरिजिन है जो वेविलोव साहब दिए थे, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। जीनोम क्या है? जीनोम वैसे सारे डाइप्लॉइड स्पेसीज के सारे क्रोमोसोम को हम जीनोम बोलते हैं। और उसी के लिए, उसी के बेसिस पे हम उसका मॉर्फोलॉजी और जीन कंटेंट की स्टडी करते हैं। आइसोजेनिक लाइन क्या है? सिंगल लोकस से 2 लाइंस डिफर करते हैं। मतलब कि आइसोजेनिक लाइन मतलब सिमिलर लाइन, आइसो का मतलब होता है सेम और जेनिक का मतलब जीन। जिसका जिस जिस लाइंस का आपस में सिमिलर जेनेटिक कंस्ट्रक्शन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, एक ही लोकस से निकल रहे होंगे, उसको आइसोजेनिक लाइंस बोलेंगे। उसके बाद है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो जो ओरिजिनेट करता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। पर ऐसा फ्रूट, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन एम्ब्रियो वगैरह बन रहा है, उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पी, बनाना, उसमें एम्ब्रियो बन रहा है पार्थेनोजेनेसिस में, और पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बन रहा है। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सीड भी फॉर्म कर रहा है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। मियोसिस हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये चीज याद रखना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन।
और क्या बन रहा है, एम्ब्रियो और सीड दोनों बन रहा है, इसको एपोमिक्सिस बोलेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसमें एंथर, एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और अस्टिग्मा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो एक ही फूल के अंदर। उसके बाद है इनब्रेड। इनब्रेड लाइंस क्या होते हैं, जब हमको क्रॉस करवाना है एक एक वेराइटी से दूसरा वेराइटी, तो हम ना कुछ ऐसे लाइंस जनरेट कर लेते हैं ताकि हमको जीन जीन सेग्रीगेट करके क्रॉस करवाने में अच्छा हो। बेसिकली वो एक तरह का होमोजाइगस होमोजाइगस लाइंस है, जिसका ना, क्योंकि हेटेरोजाइगस को क्रॉस करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम उसको इतनी बार क्रॉस करवाए और इनब्रेड लाइंस तैयार कर लिए, ऐसा लाइंस जो जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ए जैसे पीछे देखे थे ना हम लोग, कैपिटल टी वैसे ही उसका ना जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हो, मतलब एक जैसा हो, जेनेटिक हो, होमोजाइगस हो, तो इस उसी को हम क्या बोलेंगे, इनब्रेड। जीनिया इफेक्ट। जीनिया इफेक्ट क्या होता है, पोलन का असर। इंडोस्पर्म जब उसका बनेगा उसमें पोलन का गुण दिखेगा, मतलब पापा का गुण इसमें दिख रहा है, तो जीनिया इफेक्ट बोलेंगे। मेटाजीनिया इफेक्ट क्या होगा, जब इंडोस्पर्म में दिख रहा था तो हम जीनिया बोल रहे थे, मेटाजीनिया बोलेंगे जब उसके सीड के कोट पे पिताजी का असर दिखेगा, मेटाजीनिया इफेक्ट। अब 3 लाइन है यहाँ पे, ये तीनों लाइन ना राइस में बहुत पॉपुलर है, ABR लाइन। ए लाइन होता है मेल स्टेराइल लाइन, बी लाइन मेंटेनर लाइन, और आर रीस्टोरर। क्लोन क्या है, प्रोजेनी ऑफ सिंगल प्लांट, यानी कि एक सिंगल प्लांट का प्रोजेनी, जस्ट हम उसी से कॉपी करवा के बना दिए, जो बिल्कुल सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट्स से उसको, और उससे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद लेकर हम उसको बनाए हैं, उसको क्या बोलेंगे, क्लोन। और प्लियोट्रॉपी क्या है, प्लियोट्रॉपी एक जीन इफेक्ट है, सिंगल जीन इफेक्ट, मतलब कि एक ऐसा जीन है जो सबको, यहाँ पे जितना जीन है सब पे असर डाल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, गवर्निंग इफेक्ट। उसके बाद है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं, जैसे वहां पे रिसेसिव था, क्या था, स्मॉल आर रिसेसिव था ना वहां पे, व्हाइट कलर। तो अब जो क्रॉस बना था कैपिटल आर और स्मॉल आर, अगर हम इन दोनों का क्रॉस करवा दिए तो क्या बन गया, ये बनेगा टेस्ट क्रॉस, इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि ये क्या था, F1 जनरेशन था, और ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट। तो इन दोनों का क्रॉस क्या बनेगा, टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस किसको बोलेंगे, कोई भी पेरेंट्स, जरूरी नहीं है रिसेसिव वाला, अगर हम कैपिटल आर से करवा दे तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि वो अपने पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, बैक क्रॉस। उसके बाद है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन अनदर, अपने अपना फूल है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है मान लेते हैं, एंथर है, स्टिग्मा है, अपना ही पोलन अपने स्टिग्मा पे गिरा, पॉलिनेट हो गया, हाइब्रिड फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्रूट बन गया, सीड बन गया, तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर इसी पेड़ का अलग जगह पे फूल है और वो इसी प्लांट के दूसरे फूल में जाकर उसका स्टिग्मा, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि वो अपना ही है। पर अगर हम दूसरे पेड़ से पॉलन को ले आकर उस पे गिरवा देते हैं तो वो क्या बनेगा, वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जांपल है राइस, व्हीट, बकव्हीट, ओट, कोडो, सोयाबीन, उड़द, मूंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन, अभी जस्ट जो मैंने बताया वो ऑटोगेमी था, ये एलोगेमी। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, पॉलन ग्रेन्स जो कि एक प्लांट का दूसरे दूसरे प्लांट का इस प्लांट पे आके गिर गया, तो इसके एग्जांपल है मेज, पर्ल मिलेट, ब्लैक मस्टर्ड, रेपसीड, ल्यूसेंट, कोल क्रॉप, कुकुरबिट, रूट क्रॉप, एप्पल। और ओफेन क्रॉस, ओफेन क्रॉस मतलब इसका मन हुआ तो सेल्फ भी कर लेगा, नहीं होगा मन तो क्रॉस भी कर लेगा, जैसा भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ओफेन क्रॉस, सैफलावर, पिजन पी, सॉर्गम, जूट, टोबैको, और एक हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल बता देती हूँ, पॉपुलर सा, ब्रिंजल। ब्रिंजल भी क्या है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड है। अलग अलग रीजन बताए गए हैं अलग अलग बुक्स में, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है स्टिग्मा के लेंथ, स्टाइल के लेंथ, उस पे डिपेंड करता है, और भी कई रीजन है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था ब्रीडिंग, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग में यहाँ पे 6 मेथड्स बताए गए हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन, पेडिग्री, ये सब सेल्फ वाले में होंगे, जो सेल्फ
सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है ना, उसमें कौन कौन सा मेथड्स यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग के, ये 6 है। और क्रॉस वाले में देखिए, क्रॉस वाले में प्योर लाइन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस में प्योर होता ही नहीं है। अगर हम उसको प्योर बना रहे हैं तो वो इनब्रेड लाइंस है। और पेडिग्री मेथड भी सेल्फ पॉलिनेशन प्योर वाले में करते हैं, पर इसमें नहीं करेंगे। सिंगल सीड डिसेंट मेथड उसमें कर रहे हैं, पर इसमें हाइब्रिड वेराइटीज बना रहे हैं। इसमें बैकक्रॉस मेथड कर रहे हैं, इसमें सिंथेटिक वेराइटीज बना रहे हैं। इसमें बल्क मेथड कर रहे हैं, इसमें ईयर टू रो मेथड कर रहे हैं। उसके बाद है, उसी को एक्सप्लेन किया है, ये हमेशा मैच सिलेक्शन ये फिनोटाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हमको किस तरह के प्लांट्स चाहिए। तो हम इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जनरेशन तक उसको लगातार लगातार प्रोड्यूस कर करके हम उसमें से सीड सेलेक्ट करते हैं। और हमेशा जो जो बहुत सारा सीड्स उगाए ना, और उसमें जो अच्छा लगा उसको चुन लिए, बाकी को फेंक दिए, उसको फिर उगाए। फिर उसमें से जो अच्छा होगा उसको रख लिए, जो खराब था उसको फेंक दिए, ऐसे करते करते कई बार। और मास में ये होता है, मतलब एक बार में कई सारे प्लांट्स। तो ये जो करते रहेंगे कई सालों तक, इसको मास सिलेक्शन बोलेंगे। उसके बाद है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, जॉनसन साहब ने 1903 में दिया था। इसमें प्योर लाइन में प्रोजेनी होता है जो सिंगल होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस यानी बताया था ना, कैपिटल है, एक जैसे जीनोटाइप होंगे और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे सेपरेटली, अलग अलग। और जो सबसे बेस्ट होगा ना, प्योर लाइन वेराइटी होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका जीनोटाइप, उसको फिर रिलीज कर देंगे। ये प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, जो सबसे ज्यादा प्योर होगा हमको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है पेडिग्री मेथड। इसमें हम F1 जनरेशन से लेके उसके कई जनरेशन तक का सारा हिसाब किताब रखते हैं। उसमें सब कुछ लिख के रखना होता है, उसके पेरेंट्स का भी रिकॉर्ड रखना होता है। और ये जनरली यूज होता है सेग्रीगेशन करवाने के लिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, हमें दिख रहा है कि वो प्लांट पेरेंट्स के जैसा ही है, लेकिन उसमें जीन आ गया है कुछ तो। पर हम जब उसके पेरेंट्स का स्टडी करेंगे कि वो उनके उसके पेरेंट्स के पास कैसे जीन्स थे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा जीन और सुपीरियर हम उसका उभार के ला सकते हैं। उसमें ऐसा क्या गुण है जो हम और उसमें ब्रीडिंग करवा के और इम्प्रूव कर सकते हैं उसका गुण। तो ये प्लांट हाइट, डिजीज रेजिस्टेंस, मेच्योरिटी टाइम, ये सब करने के लिए ना बहुत अच्छा मेथड है ये पेडिग्री मेथड, बहुत पॉपुलर भी है ये। उसके बाद है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ये पहली बार ओट में 1965 में जे ग्रेफियस के द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता है ना, F2 जनरेशन से F5 या F6 जनरेशन तक हम सुपीरियर सिर्फ एक सीड को चुनते हैं, हर बार एक सीड को चुनते हैं, सेकंड से फिफ्थ जनरेशन तक लगातार लगातार लगातार। और ये इसीलिए इसका नाम ही है सिंगल सीड। उसके बाद है बैकक्रॉस मेथड। इसमें F1 जनरेशन को कोई भी एक, अभी ऊपर बताया था बैकक्रॉस टेस्ट क्रॉस, बस वही है। इसमें ना एक इम्प्रूव वन और टू स्पेसिफिक डिफेक्ट्स को हम, मतलब एक या दो, अगर डिफेक्ट आ गया है प्लांट में, हमको वो गुण नहीं चाहिए, तो हम बैकक्रॉस करवा देंगे एक पेरेंट से। बैकक्रॉस किस में करवाते हैं, कोई भी एक पेरेंट, और टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो रिसेसिव पेरेंट से। तो हम बैकक्रॉस करवा देंगे ना, तो उसका जो डिफेक्टिव जीन है वो हट जाएगा। उसके बाद है बल्क मेथड। बल्क मेथड पहले निल्सन एहले के द्वारा 1908 में यूज किया गया था। F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशन में हार्वेस्ट किया गया बल्क में और रेज किया गया नेक्स्ट जनरेशन में, और सबसे लास्ट में सिर्फ एक पेड़ को सेलेक्ट किया गया। तो ये पेडिग्री मेथड था। उसके बाद अगर पेडिग्री मेथड को हम बल्क में करना शुरू कर दें, एक साथ कई सारे प्लांट्स को, तो वो बल्क मेथड में काउंट आएगा। उसके बाद है अलग अलग मेथड्स जो हम सेग्रीगेट करने के लिए यूज करते हैं। पहला है पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ये तीनों मेथड एक तरह का सेग्रीगेटिंग जनरेशन को उभार के लाने वाला मेथड है। ये हमेशा कभी कभी टिक मार्क में पूछ देता है कि कौन कौन से मेथड है जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन को उभार के लाता है, तो इसका आंसर होगा पेडिग्री, बल्क एंड सिंगल सीड। उसके बाद है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉल। अभी तक जो हमने देखा वो सब था सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हमको क्या क्या ब्रीडिंग मेथड्स यूज करने हैं। अब ये है क्रॉस पॉलिनेशन का, ये सारा हम क्रॉस पॉलिनेटेड वाले क्रॉप में ब्रीडिंग मेथड यूज। मास सिलेक्शन तो सेम ही है, अभी मैंने पीछे बताया। प्रोजेनी सिलेक्शन ये फर्स्ट हॉपकिंस के द्वारा 1908 में यूज किया गया था। इसको ईयर टू रो मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसका प्रोसेस है, ये 1 2 3 4 करके बताया हुआ है। सुपीरियर फिनोटाइप हम 50 100 50 50 या 100 प्लांट हम ले लेंगे,
उसको ओपन पॉलिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, मतलब वो कहीं से भी पॉलिनेट हो सकता है। उसके बाद उसका एक सिंगल रो 10 से 15 प्लांट का हम बहुत सारा रो बनाएंगे, और सब में से जो सुपीरियर है उसको चुनते जाएंगे, और सुपीरियर फिनोटाइपिक वाला प्लांट, सुपीरियर प्रोजेनी वाला, उसको फिर से ओपन पॉलिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। वो कहीं से भी उड़ के उसका पॉलन आएगा, कोई भी अदर प्लांट का दूसरे फार्मर के फील्ड से या कहीं से भी, उसको ओपन पॉलिनेट होने देंगे सुपीरियर वाला चुन के, और उसके बाद फिर से उसका रो बन लगाएंगे, फिर उसमें से चुनेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोजेनी सिलेक्शन हुआ। इसी को ईयर टू रो मेथड बोलते हैं। उसके बाद है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन में डिजायरेबल स्कैटर्ड फेवरेबल जीन्स सेलेक्ट करते हैं हम हर जनरेशन से, तो उसको रिकरेंट सिलेक्शन बोलेंगे। हाइब्रिड वेराइटीज, ये पहली बार मेज में बनाया गया था। हाइब्रिड का मतलब हुआ F1, जो F1 जनरेशन है ना, वो हाइब्रिड है। लेकिन वैरायटी बनाने के लिए हमको उसको कई जनरेशन्स तक लगातार क्रॉस करना होता है, फिर वो बाकी पिछला जो जितना मेथड था वो सब। लेकिन हाइब्रिड वाला क्या है, जस्ट अभी जस्ट क्रॉस करवाए, जो बना वो F1, और वही हाइब्रिड वैरायटी होती है। कभी कभी F1 ही काफी अच्छा होता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। और कभी भी आप जब F1 से पेड़ लगाएंगे ना, तो उसका उसमें जो बीज आएगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो फर्टाइल नहीं होगा, और हर बार हाइब्रिड का सीड बदलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब कई बार क्रॉस होके वो वैरायटी रिलीज हुई है, F1 जनरेशन नहीं, F1 के बाद वाली जनरेशन है, तो वो आपको सीड बदलने की जरूरत नहीं होगी, आप उसको उगा सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। सिंगल क्रॉस में एक एक वैरायटी लिए ए, एक वैरायटी लिए बी, दोनों का क्रॉस कराए, जो बना F1 वो हाइब्रिड हुआ। डबल क्रॉस, उसमें ए से बी का क्रॉस कराया, मान लेते हैं एक्स मिला, और सी से डी का क्रॉस मिला, मान लेते हैं वाई मिला। अब फिर उस एक्स और वाई को भी क्रॉस करवा दिए, तो जो बना वो बनेगा डबल क्रॉस वैरायटी। फिर थ्री वे क्रॉस में ए से बी को क्रॉस करवाए, जो मिला उससे सी का क्रॉस करवा दिया। ऐसा एक वैरायटी है गंगा सफेद 2, ये मेज की वैरायटी है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है। फिर है डबल टॉप क्रॉस, इसमें क्या करवाते हैं, ए और बी को क्रॉस करवाएं, जो मिला उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से एक बार और क्रॉस करा दिए, तो वो हो गया टॉप क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस। और टॉप क्रॉस में कोई भी एक वैरायटी लिए, उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस करा दिया। टॉप क्रॉस का जस्ट वो डबल है, इसमें तो एक ही वैरायटी से ओपी को करवाए थे, इसमें देखिए ए क्रॉस बी करवाए हैं, जो मिला है उसको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराया है। यही डिफरेंस है। उसके बाद है इंट्रा स्पेसिफिक, जिसको इंटरवेराइटल भी बोलते हैं। अच्छा, ये सब टर्म अब समझने वाला चीज है। इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है एक ही घर के अंदर, और इंटर मतलब एक घर से दूसरा घर, जैसे इंटर कास्ट मैरिज, एक कास्ट से दूसरा कास्ट, और इंट्रा कास्ट मतलब एक ही कास्ट के अंदर। ये समझाने के लिए जस्ट मैंने बोला। इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि इंट्रा स्पेसीज सेम है, लेकिन वैरायटी क्या है, डिफरेंट है, इंटरवेराइटल। ये तो पॉसिबल है, कोई भी एक ही स्पेसीज है, मैंगो मैंगो का तो सबका जीन स्पेसीज सेम ही रखते हैं, और लेकिन वैरायटी अलग अलग है ना, मालदा है, ये है, वो है, सब सारा वैरायटी है। जनार्दन पसंद है, या मतलब बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज है, उसको उसके अंदर में क्रॉस करा है, सबका स्पेसिस तो सेम है, इसलिए उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोल रहा है, पर वो इंटर वेराइटल भी है। और इसका एग्जांपल H4 H6 H10, ये सब वैरायटी कॉटन की। उसके बाद है इंटर इंटर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिस बदल दिए अब। और इंट्रा जेनेरिक, उसका जीनस सेम है, स्पेसिस बदल गया। तो इसमें F1 प्रोजेनी हाइब्रिड, इसमें 2 स्पेसीज पर सेम जीनस, जैसे वारा लक्ष्मी, ये जी हिरसुटम, हिरसुटम क्या है, स्पेसीज है, और जी बारबाडेंस, ये दोनों का स्पेसीज अलग है ना, और लेकिन जी क्या है, जी गॉसिपियम, ये इसका जीनस तो सेम ही है, दोनों कॉटन ही है। तो ये सब, ये एग्जांपल हुआ इंटर स्पेसिफिक इंट्रा जेनेरिक का, तो ऑप्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है सिंथेटिक वेराइटीज। सिंथेटिक वेराइटीज वो है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, मतलब हम बहुत सारा कॉम्बिनेशन, हम सिंथेटिक को क्रॉस करवा करवा के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और जो कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया होता है उसको सिंथेटिक वैरायटी की तरह रिलीज कर देता है। इसी में एक है कंपोजिट वैरायटी। सिंथेटिक में क्या था, हम क्रॉस करवा रहे थे और कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन कंपोजिट वैरायटी में ना सीड को हर बार मिक्स कर देंगे, जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे, सबको मिला देंगे, फिर उगाएंगे। तो इसमें हम अलग से कुछ नहीं करते और ओपन पॉलिनेशन करवाते हैं क्रॉस करवाने के दौरान।
इसमें मेच्योरिटी, हाइट, सीड साइज, सीड कलर, ये सब वैरायटी ना सिमिलर होता है लगभग, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, कंपोजिट वैरायटी बना रहे हैं। सिंथेटिक वैरायटी में ये सब सिमिलर होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, दो अभी तक हम लोग पॉलिनेशन पढ़ रहे थे फ्लावर में कि दो बाइसेक्सुअल होगा तो उसमें एंथर स्टिग्मा दोनों होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फूल बंद होता है, उसके अंदर ही अंदर वो पॉलिनेशन हो जाता है, फूल खुलने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक में होता है कि फूल खुल जाता है, फूल खिलता है पूरी तरह से और उसमें फिर पॉलन आता है, उसी प्लांट का आए या दूसरे प्लांट का आए, अब जैसे आए। तो कैस्मोगेमी में क्या होगा, फ्लावर ओपन होगा, लेकिन ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो चुका होगा तब फ्लावर खिलेगा। लेकिन क्लेस्टोगेमी में ना खिलेगा ही नहीं, अंदर अंदर ही हो जाता है। तो इसके एग्जांपल कैस्मोगेमी में राइस मूंग ओट है और क्लेस्टोगेमी में है व्हीट पार्ले। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन में, वो सेल्फ पॉलिनेशन का था, कैस्मो और कैलिस्टो। और क्रॉस पॉलिनेशन में होता है डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग में हुआ कि स्टामिनेट या पिस्टिलेट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में उसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों, लेकिन दोनों का मेच्योर होने का टाइम अलग अलग है। इसमें पहला है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी यानी फीमेल फ्लावर पहले मेच्योर हो जाएगा। प्रोटोहेनरी, इसमें मेल फ्लावर पहले मेच्योर हो जाएगा, इसका एग्जांपल है मेज। जेनिटोगेमी क्या है, जेनिटोगेमी पॉलन एक एक प्लांट का या फिर अदर प्लांट, अदर फूल, अदर अदर फ्लावर फ्रॉम सेम प्लांट, उसमें से अगर पॉलन आके गिरा, ठीक है, तो वो जेनिटोगेमी हुआ। ये मेज में होता है। इसमें पता है क्या होता है, मेल फ्लावर ऊपर टैसल लगा होता है, फीमेल फ्लावर कॉब लगा होता है, और यहाँ से उड़ के पॉलिन इसी प्लांट में ऊपर में जाके पॉलिनेशन होता है। इसीलिए ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे, जेनिटोनोगेमी, जेटोनोगेमी। मोनोइसिस क्या हुआ, मोनोइसिस का मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे मोनोइसियस। जैसे मेज में अभी जस्ट बताया ना, टेसल और कॉब, टेसल मेल पार्ट हो गया, कॉब फीमेल पार्ट हो गया। कैस्टर, कोकोनट, कोलोकेसिया। डाइसिस का मतलब, डाई का मतलब होता है दो, मतलब दो अलग अलग पेड़ का जरूरत पड़ेगा, ये मेल पेड़ है ये फीमेल पेड़ है, मेल पेड़ में कभी फल आएगा ही नहीं, इसका काम है बस पॉलन बनाना। तो ऐसा ऐसा प्रेजेंट होता है पपाया में, डेट पाम में, खजूर का पेड़। हम्म, उसके बाद है पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, मतलब दो जीन्स को क्रॉस करवा के बनाया, रेफिनो ब्रासिका, रेडिस क्रॉस कैबेज। ब्रासिका, ब्रासिका मस्टर्ड वाले फैमिली है, और उसी फैमिली का कैबेज भी है, तो रेडिस क्रॉस कैबेज होगा। ये कार्पेनचेंको 1927 में ये पूछा हुआ, ये पूरा लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर हाइब्रिड वेराइटी रिलीज, जब हमको रिलीज करना होता है हाइब्रिड वेराइटी तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, राइस के लिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों लाइन यूज। पीजीएनपी में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मेज में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, चिली में जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन। उसके बाद है कोलरेटर कैरिड आउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन टोबैको इन, ये कोलरेटर साहब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे टोबैको में 1760 और 66 में। पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थॉमस फेयरचाइल्ड 1717 में स्वीट विलियम और कार्नेशन का क्रॉस से बनाया गया। और कभी भी कार्नेशन आगे रहेगा और स्वीट विलियम बाद में, इससे क्या पता चलता है, फीमेल क्रॉस मेल ऐसा वाला। हेट्रोसिस, हेट्रोसिस में क्या होगा ना कि जो आने वाला जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा समझदार और ज्यादा सुपीरियर साबित हो गया। तो इसमें दो तरह की चीजें, या तो वो मिड पेरेंट होगा, मिड पेरेंट या एवरेज, जस्ट जस्ट एवरेज है, तो उसका फॉर्मूला होगा F1 - MP डिवाइडेड बाय MP इंटू 100। MP यानी मिड पेरेंट, F1 यानी उसका जो जनरेशन है, तो ये हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना सुपीरियर है वो। उसके बाद हेट्रोबेल्टियोसिस, इसमें ना अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाएगा, तो इसमें बेटर पेरेंट्स, बीपी, सेम फॉर्मूला है, बस बीपी से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद हम इसको हेट्रोसिस को यूज कहाँ करें, इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली यानी कि कॉमर्शियली वो सुपीरियर रहेगा कि नहीं, हमको फायदा देगा कि नहीं, तो उसको सीसी से डिनोट किया, जस्ट उसी फॉर्मूला में सीसी पुट कर देना है। और इससे जब
अगर मिड पेरेंट से ज्यादा आ गया हेटेरोसिस तो उसको मीन या एवरेज हेटेरोसिस बोलते हैं। और समझ गए ना हेटेरोसिस। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना, सेल डिवीजन में। इसमें क्रोमेटिन का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स से। नॉन सिस्टर मतलब जो सेम नहीं है। वहां ब्लू ग्रीन से मैंने कलर से बताया था ना, एक हर सेल में ब्लू ग्रीन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ब्लू से ग्रीन वाले का क्रॉस हो रहा था। तो वही, उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और एक नया कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है, जिसमें आधा क्रोमोसोम मान लो ग्रीन रहेगा, आधा ब्लू रहेगा, ऐसा कुछ। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन है कि लॉस इन विगर, हम इतना क्रॉस कराए ना कि वो जीन जो उसमें रहना चाहिए था वो कहीं खो गया, या फिर वो है तो दब के रह गया। और ये होता है इसकी वजह से विगर में लॉस, यानी कि सीड में अब वो पोटेंशियल नहीं रह गया। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे ज्यादा अल्फाफा और कैरोट में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में है। चार ऑप्शन, चार क्रॉप दे देगा ऑप्शन में, फिर मॉडरेट, लो और नो। नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेल्फ पॉलिनेटेड वाला तो क्या होता है, होमोजाइगस होता है, उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन का चांस ही नहीं है। क्रॉस वाले में ना इनब्रीडिंग होगा। उसके बाद है म्यूटेशन। कुछ अचानक से बदलाव आ गया ऑर्गेनिज्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। म्यूलर सबसे पहले एक्सरे का यूज करके म्यूटाजेन। नेचुरल म्यूटेशन जो है बहुत लो फ्रिक्वेंसी का होता है, 10⁻⁻⁶। बहुत कम चांस है कि नेचुरली अपने आप कोई म्यूटेशन हो गया, नहीं तो हमको करवाना पड़ेगा। म्यूटन जो होता है ना, वो यूनिट होता है म्यूटेशन का। म्यूटाजेंस क्या है? म्यूटाजेंस एक ऐसे केमिकल्स है या कोई फिजिकल एजेंट है जिसके वजह से म्यूटेशन हो रहा है या उसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हो रही है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड म्यूटाजेंस है। फिजिकल म्यूटाजेंस में आएंगे सारे रेज आ जाएंगे, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल, ये सब फिजिकल म्यूटेशन म्यूटाजेंस के पार्ट है। और केमिकल म्यूटाजेंस में ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन करवा रहा है, जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट नाइट्रस, 5 ब्रोमो यूरासिल, ये सारे क्या हैं, केमिकल म्यूटाजेंस। उसके बाद है मेल स्टेरिलिटी। अभी जो हम लोग जीएमएस सीजीएमएस पढ़ रहे थे, वो आ गया। अब ऐसा ये कंडीशन है जिसमें या तो पॉलन एब्सेंट रहेगा, रहेगा ही नहीं, और या तो रह के भी बेचारा का कोई काम नहीं रहेगा। उसको मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। स्टेराइल मतलब क्या होता है, बांझ। टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा, पॉलन स्टेराइल होगा और न्यूक्लियर जीन की वजह से ऐसा हुआ है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक स्टेरिलिटी में क्या होगा, ये हुआ है साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट है उसके वजह से। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक क्या है, ये साइटोप्लाज्म में जो जीन है, न्यूक्लियस में जो जीन है, दोनों की वजह से हुआ है। और केमिकली इंड्यूस्ड मतलब हम कुछ केमिकल डाल दिए जिसकी वजह से उसमें ऐसा हो गया। तो मेल गैमेटोसाइड्स जिसको बोलते हैं, केमिकल को मेल गैमेटोसाइड्स हम उसमें डाल दिए। उसमें जो मेल था वो बांझ हो गया, मतलब उसका जो फर्टाइल कैरेक्टर था वो खत्म हो गया। तो उसको बोलेंगे केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब हम उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके उसको खराब कर दिए, उसके मेल को स्टेराइल बना दिए। अब है ये कुछ ऐसे गेमिटोसाइड्स के लिस्ट दिए गए हैं केमिकल्स के, जो अलग अलग क्रॉप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है। ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब हुआ जो डाइवर्स बायोलॉजिकल सिस्टम, इस पूरे यूनिवर्स में जितने बायोलॉजिकल जीव हैं उसमें किसी में से भी हम एक जीन ले लेंगे जो अच्छा है, और उसमें जेनेटिक इंजीनियर करके उसमें जीन का ट्रांसफर करवा देंगे, क्योंकि वो जीन हमको अच्छा लगा, वो हमको चाहिए, डिजायरेबल करेक्टर है। नॉरिन 10 और टॉम थम्ब, ये सब ना वीट का बहुत ट्रांसजेनिक वेराइटी है, जिसको रिड्यूस हाइट करके उसमें जीन डाला गया, आरएसटी जीन डाला गया है। ट्रिटिकेल, ये भी मैन मेड सीरियल है। ये हेक्साप्लॉइडी स्पेसीज है। जीनोमिक कंस्टिट्यूशन इसका AABB RR है। 6 हुआ ना टोटल। कल्टिवेटेड बनाना ऑटोटेट्राइप्लॉइड। फिर है डी टेसलिंग। डी टेसलिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा टेसल को ही रिमूव कर देना। अभी हम बताए ना, मेज में मेल पार्ट को टेसल बोलते हैं, उसको हटा देना। और बिफोर पॉलन टू इनिशिएट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पॉलन आने से पहले ही हम टेसल को क्या कर दिए, हटा दिए। तो अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा, अपने पेड़ में तो होगा नहीं, जेनेटोनोगेमी तो होगा नहीं, तो अब दूसरे पेड़ से उसके अंदर पॉलन आएगा। तो हम क्या करेंगे, डीटेसलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। आ गया ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये इसको क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमको
सेक्स लिंक ट्रेट्स, उसकी बीमारी, उससे रिलेटेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेक्स को, मेल फीमेल, ये सारा कुछ हमको इस जीव के वजह से पता चला। ये एक तरह का फ्रूट फ्लाई है जिसके ऊपर रिसर्च हुआ था। किस किस चीज के लिए? सेक्स लिंक ट्रेट और क्रोमोसोम के लिए। जैसे मेल में एक्स एक्स है, एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई है, वही। ये तो पीछे भी आया था हिस्ट्री में। उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम, इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम को आप कोई भी जीन दे दो ना, ये कट करेगा, उसको जोड़ता है, जैसे भी जो भी करेंगे। जब हम डिटेल में जाएंगे ना तो हमको पता चलेगा। अभी बस इतना याद रखिए कि ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, खुद से जोड़ तोड़ कर लेता है। उसके बाद सबसे ये आज का लास्ट पेज है, ब्रासिका ट्रायंगल, जिसको यूज ट्रायंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये यू नागेरो के द्वारा दिया गया था 1935 में। इसमें क्या है, इस ट्रायंगल में क्या है? ब्रासिका निग्रा, जिसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, जिसका एन हैप्लॉइड लेवल क्या है, 8 है, और इसका 9 है। ओलेरेसिया का कंपेस्ट्रिस का 10 है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी। और उसके बाद ब्रासिका जुन्सिया का 18 है, मतलब ये 10 और ये 8, ये दोनों जुड़ के 18 बन गया। फिर ये 8, ये 9, ये 17 बन गया करीनाटा। और ये 9 और ये 10 मिलके नेपस बनाया, जिसको 19, जिसका एन लेवल क्या है, 19 है। ये क्या, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि इस तरह से क्रॉस करके ये सारी वेराइटी रिलीज हुई। तो सारे ये जो बी जुन्सिया है, ये क्या है, ये क्रॉस बिटवीन कैम्पेस्ट्रिस एंड निग्रा। ये बी करीनाटा जो है वो क्रॉस बिटवीन निग्रा एंड ओलेरेसिया। और ये जो बी नेपस है, ये क्रॉस बिटवीन कंप्रेस्ट्रिस एंड ओलेरेसिया। तो ये ए बी सी जीन है, और ये जोन्सिया करीनाटा और एन। तो हम ऐसे याद किए थे, ए बी सी जे सी एन। तो हमको वो ट्रायंगल हमेशा, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछे ना, आप रफ में बना सकते हैं, ए बी सी जे सी एन। और ये यहाँ से शुरू करेंगे, ए वाला सबसे ज्यादा रहेगा और फिर घटाते बीच में, बीच वाला कम रहेगा और लास्ट वाला जस्ट पहले वाले से। ये इसका बता रहे हैं, क्रोमोसोम का सबसे ज्यादा है ना, n इक्वल टू 10। और जो बी है उसमें 8 है, और जो लास्ट वाला है उसमें 9 है। तो 10 8 9 ऐसा है पैटर्न। और ए बी सी और जे जुन्सिया, सी करीनाटा और एन नेपस। ये ट्रिक हम, मेरा ट्रिक है, तो हम ऐसे याद किए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज हिट द बेल आइकन, और अपडेट्स जुड़े रहें इस चैनल से। बाय।